नमस्कार, न्यूज रूम लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिपवन शर्मा और मेरे साथ है मेरी सहयोगी रूपाली शर्मा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करेंगे इस खास प्रोग्राम की। सबसे पहले नजर डालेंगे अभी की कुछ अहम खबरों पर। तो चलिए शुरुआत करेंगे जहां पर सबसे पहली खबर जो है वो किसानों के हवाले से सामने आ रही है, जहां पर पंजाब सरकार जो है वो अब किसानों के साथ एक अहम बैठक करेगी और एग्रीकल्चरल मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। बिल्कुल, इसके बाद बात करेंगे यूपी के हवाले से, जहां पर सीएम योगी ने साफ तौर पर कह दिया है कि अपराध के खिलाफ अब जीरो टॉलरेंस नीति जो है वो अपनाई जाएगी और किसी भी बदमाश और किसी भी शरारती तत्वों को बख्शा नहीं जाएगा और यूपी में अपराध को पनपने नहीं दिया जाएगा। तो बिल्कुल इसी बीच में अब आगे बढ़ जाएंगे, जहां पर छत्तीसगढ़ के हवाले से बात की जाए तो आज भारतीय जनता पार्टी की एक अहम मीटिंग होने जा रही है। तमाम आला अधिकारी और तमाम जो भारतीय जनता पार्टी की जो नेता हैं वो इसमें मौजूद रहेंगे और केंद्रीय नेतृत्व भी इस बैठक में शामिल होने वाला है। इसके बाद बात होगी यहाँ पर केंद्रीय मंत्री भूषण को लेकर, जहां पर आपको बता दें कि भूषण निषाद के घर पर हमला हुआ है, जहां पर गोलियां चलाई गई हैं और आपको बता दें कि इसके बाद केंद्रीय मंत्री जो है राजभूषण निषाद, उनके मामा पर यह हमला हुआ है। पूरी खबर इस वक्त सामने आ रही है, गोलियां लगी है, अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तो बिल्कुल अब बात की जाएगी राजनीति के हवाले से, जहां पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में जो दूरियां हैं वो अब बढ़ सकती हैं, क्योंकि बिहार में समाजवादी पार्टी ने जो है वो आरजेडी को समर्थन दे दिया है। इन तमाम चीजों के चलते अब कांग्रेस को साइडलाइन किया गया है, जिसकी वजह से कि अब दूरियां इन दोनों पार्टियों के दरमियान बढ़ सकती है। तो चलिए अब इसी बीच शुरुआत करेंगे इस खास प्रोग्राम की। सबसे पहले बात की जाएगी सीएम योगी आदित्यनाथ की, जहां पर आज उनका अयोध्या दौरा देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि हनुमानगढ़ी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने दर्शन पूजन किया है और यहां पर एक महोत्सव का आयोजन, जिसके बाद की रामलला के दर्शन भी यहां पर किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि कई अन्य कार्यक्रमों में भी सीएम योगी आदित्यनाथ प्रतिभाग करेंगे। तो बिल्कुल यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या दौरे पर है, जहां पर सबसे पहले उन्होंने हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन किया, उसके बाद रामलला के दर्शन किए और अयोध्या से लाइव तस्वीरें और क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। मिनी कुंभ में उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, अयोध्या में अपने आप में आधुनिक समय का यह एक प्रारंभ करने के लिए यतेंद्र मिश्र जी को और उनकी पूरी टीम का मैं अभिनंदन करता हूं और आप सबका मैं स्वागत करता हूं। अयोध्या भारत के सनातन धर्म की एक आधार भूमि है, सप्तपुरियों में प्रथम पुरी है। सनातन काल से ही सनातन धर्म की प्रेरणा स्थली रही है। भगवान ऋषभ देव से चली परंपरा, जिसे भगवान मनु ने न केवल पूरी पृथ्वी में मनुष्यों के रहने की व्यवस्था का संचालन कैसे होना चाहिए, जिसे आप मानव धर्म कह सकते हैं, उसकी शुरुआती भूमि यही अयोध्या है। और इसी अयोध्या में सूर्यवंश की परंपरा में श्री हरि विष्णु के एक अवतार के रूप में मानवीय मर्यादा और आदर्श के जो सर्वोत्तम स्वरूप है वह है प्रभु श्री राम। प्रभु श्री राम की इस पावन धरा भूमि पर आयोजित यह सम्मेलन अपने आप में अद्भुत है। मैं इसे अद्भुत इसलिए कहूंगा
कि इतने वर्षों तक अयोध्या क्यों मौन रही, जबकि यह एक सत्य है कि जिसने राम पर लिखा वह महान हुआ। महर्षि नारद ने भी महर्षि वाल्मीकि को एक ही बात कही। जब वाल्मीकि के मुंह पर एक छंद फूट रहा था तो उन्होंने कहा, मैं किसको समर्पित करूं? तो नारद जी ने उन्हें प्रेरणा दी कि इस धरती पर लिखने के लिए कोई एक महामानव है जो ईश्वरीय सत्ता का संचालन कर रहा है, वह केवल राम है। राम पर लिखोगे तो लेखनी धन्य हो जाएगी और महानता को प्राप्त करेगी। व्यावहारिक संस्कृत का दुनिया का पहला महाकाव्य रामायण बन गई। और याद करिए, वह आधार भूमि बनती है साहित्य की। हम वैदिक संस्कृत से व्यावहारिक संस्कृत में आ गए। व्यावहारिक संस्कृत से कैसे अपनी लेखनी को धन्य करना है, यह अगर सीखना है तो महर्षि वाल्मीकि के शरण में जाइए, जिन्होंने राम को आधार बना करके महाकाव्य की रचना कर डाली। उससे पहले उस प्रकार का महाकाव्य किसी ने नहीं रचा था। लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम उसकी आत्मा बने, अयोध्या उसका आधार बना, तो साहित्य की एक नई विधा का सृजन हो गया। साहित्य की जिस नई विधा का सृजन होता है, वह कालांतर में आपने फिर देखा होगा, पुराणों की परंपरा में वही व्यावहारिक संस्कृत अपनाई जाती रही और फिर यह आम जन के लिए इतनी लोकप्रिय हुई कि केवल भारत की ही नहीं बल्कि दुनिया की कोई ऐसी भाषा नहीं जिसमें रामायण या रामचरितमानस किसी न किसी रूप में लोगों के हृदय को न छू रही हो। आज भी आप देखते होंगे, हम लोगों ने 2017 में जब अयोध्या में दीपोत्सव के आयोजन को आगे बढ़ाया था, हमारे मन में एक ही बात थी और वो बात यही थी कि कैसे भी हो अयोध्या को उसकी पहचान मिलनी चाहिए। कैसे भी हो अयोध्या को उसकी पहचान मिलनी चाहिए, अयोध्या को वो सम्मान मिलना चाहिए जिसका वो हकदार होना चाहिए। एक द्वंद्व था जब अयोध्या में पहली बार आने की बात हुई। यद्यपि मेरी 3 पीढ़ियां श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए समर्पित थी, मुझे कोई समस्या नहीं थी, लेकिन शासकीय व्यवस्था जिस नौकरशाही से जकड़ी होती है, उस नौकरशाही में एक बड़ा वर्ग ऐसा था जो कहता था कि मुख्यमंत्री के रूप में अयोध्या जाने से विवाद खड़ा होगा। हमने कभी विवाद खड़ा होता तो होने दीजिए, लेकिन अयोध्या के बारे में कुछ सोचने की आवश्यकता है। फिर एक वर्ग ऐसा था जिसने कहा कि आप जाएंगे फिर राम मंदिर की बात होगी। तो मैंने कहा, कौन हम सत्ता के लिए आए हैं, राम मंदिर के लिए सत्ता भी गंवानी पड़ेगी तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। और हम लोग उस समय फिर इस कार्यक्रम के साथ जुड़े। मैंने से 19 से कहा, मैंने कहा जो बस चुपचाप जाकर के देखो दीपोत्सव का कार्यक्रम कैसे हो सकता है। और वे यहाँ आए, उन्होंने यहाँ सर्वे किया, उन्होंने कहा दीपोत्सव का आयोजन होना चाहिए। मैंने कहा मैं जाऊंगा, दीपोत्सव करते करते बीच में फिर राम मंदिर की बात उठेगी तो इसको क्या करेंगे। उन्होंने कहा नहीं, कार्यक्रम हो इसके बारे में हम सबसे बात करते हैं और सबका सकारात्मक भाव है। और आज आप देख रहे होंगे दीपावली के एक दिन पहले अयोध्या का दीपोत्सव अयोध्या का एक फेस्टिवल बन गया, एक पर्व बन गया है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और मैं मानता हूं यह शुरुआत थी अयोध्या में राम जन्मभूमि बनने की शुरुआत थी, राम जन्मभूमि की आधारशिला रखने की एक शुरुआत थी।
अभी मैं जन्मभूमि दर्शन करके आ रहा हूं कि अयोध्या से जहां पर कि सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे और वहां पर एक कार्यक्रम में उन्होंने संबोधित किया है। इसी बीच अब आपको तस्वीरें पंजाब की दिखाएंगे जहां पर विधानसभा का बजट सेशन लगातार जारी है और आज से पंजाब सरकार का ये सेशन शुरू हुआ है और अभी फिलहाल राज्यपाल का अभिभाषण जो है वो चल रहा है। इसकी शुरुआत इससे होनी थी, सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। में एमसीएच विंग का निर्माण कार्य 54.60 करोड़ रुपए की लागत से शीघ्र ही पूरा होने की उम्मीद है। संगरूर जिले में कोहरिया में 30 बिस्तर वाले नए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, चीमा में 30 बिस्तर वाले ग्रामीण अस्पताल तथा उपमंडल अस्पताल धूरी परिवारों को प्रति परिवार 5 लाख रुपए का कैशलेस स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान करती है ताकि प्रत्येक नागरिक, चाहे उसकी वित्तीय स्थिति कुछ भी हो, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त कर सके। योजना के अंतर्गत अब तक 48,41,358 ई कार्ड एक्टिव किए गए जा रहे हैं। इस योजना के अंतर्गत अब तक 25,31,540 मरीजों का उपचार किया जा चुका है तथा 2,609.90 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। दुर्घटना के शिकार लोगों के जीवन और अंगों को बचाने के लिए मेरी सरकार ने सड़क किनारे दुर्घटनाओं के दौरान होने वाली चोटों के कारण मृत्यु दर और रुग्णता दर को कम करने के लिए दिनांक 25/1/24 को परिस्था योजना शुरू की। अब तक 178 सार्वजनिक और 309 निजी अस्पतालों को इस योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध किया गया है। योजना की शुरुआत से लेकर फरवरी 2025 तक कुल 404 लाभार्थियों को पोर्टल पर पंजीकृत किया गया है और उन्होंने इस योजना के तहत पैनलबद्ध अस्पतालों में इलाज कराया है, जिसकी पूर्व अधिकृत राशि 42.55 लाख रुपए है। वर्तमान में हमारे पास करीब 12 सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेज हैं, जिसमें कुल 1700 MBBS सीटें हैं। मेरी सरकार केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत होशियारपुर, कपूरथला, मलेरकोटला में 3 नए मेडिकल कॉलेज और राज्य फंड से संगरूर और SBM नगर में 2 नए मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की प्रक्रिया जारी है। मेरी सरकार नियमित योग अभ्यास को प्रोत्साहन करने, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, तनाव को कम करने तथा अपने नागरिकों का समग्र स्वास्थ्य में लाने के लिए CM दी योगशाला परियोजना शुरू की है। वर्तमान में पंजाब में सभी जिलों के विभिन्न शहरों में प्रतिदिन 3,200 योग कक्षाएं आयोजित की जाती है, जिसमें प्रतिदिन लगभग 1 लाख लोग लाभान्वित हो रहे हैं। मेरी सरकार पंजाब क्या क्रांति के तहत सरकारी स्कूलों में अच्छी तरह से प्रतिबंधित, सुरक्षित और संरक्षित कैंपस प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमने पैक्सो के माध्यम से 2042 कैंपस मैनेजर, 1378 सुरक्षा गार्ड नियुक्ति की गई है और इसके अतिरिक्त मेरी सरकार को क्रूज ऑफ तथा गर्ल्स स्कूलों में 320 बसों के परिचालन, 7 रियायत परिवार सुविधाएं शुरू की है। माननीय सदस्यों, मेरी सरकार 1937 में ICT प्रयोगशाला, 7,702 स्मार्ट कक्षाएं और 19,120 स्कूलों में 100 Mbps स्पीड इंटरनेट कनेक्शन स्थापित करके सरकारी स्कूलों में हाईटेक शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।
मेरी सरकार विद्यार्थी को मानसिकता, कौशल और संसाधन प्रदान करने के, उन्हें बड़े सपने देखने और उन्हें मंच पर दिखाने के लिए सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। शुरुआती चरणों में ही व्यावसायिक विचारों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने सीनियर सेकेंडरी स्कूल में बिजनेस मास्टर योजना शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत 6,700 टीमों में 51,565 विद्यार्थियों को चयन किया गया है। उन्हें अपने व्यावसायिक विचारों और वास्तविक कारोबार को परिवर्तित करने के लिए 10.32 करोड़ रुपए की प्रारंभिक धनराशि दी है। मेरी सरकार ने सरकारी स्कूलों में अत्याधुनिक बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने के प्रयास में तकनीकी क्लासरूमों को प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय, शौचालय और अन्य सुविधाओं के निर्माण के लिए 568.43 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। मेरी सरकार स्कूल स्तर पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के इसे सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से वचनबद्ध है। 2,644 मास्टर कैडर शिक्षकों को लेक्चर में पदोन्नत किया गया है। 425 प्रारंभिक प्रशिक्षित शिक्षकों को मास्टर कैडर में पदोन्नति किया गया है तथा एक दशक से पहली बार 57 प्रधानाचार्यों को जिला शिक्षा अधिकारी और सहायक निदेशक के पद पर पदोन्नत किया है। मेरी सरकार सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों को निःशुल्क वर्दी उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। शिक्षकों के लिए गरीबी रेखा में ऊपर के वर्ग में 1 से 8 तक 5,83,333 विद्यार्थियों को वर्दित उपलब्ध कराने के लिए 35 करोड़ रुपया व्यय किया है। मेरी सरकार ने किसानों, विशेषकर नहरों के अंतिम छोर पर रहने वाले किसानों को नहर का पानी उपलब्ध। तो बिल्कुल आगे बढ़ेंगे, जहां पर पंजाब के हवाले से बात करेंगे और आपको बता दें कि पंजाब में सरकार ने किसानों के साथ बैठक बुलाई है और इसी को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर जो है सामने आ रही है और यहां किसानों को बैठक के लिए बुलाया गया है और पंजाब सरकार के कृषि मंत्री ने ये बैठक बुलाई है। 4 बजे शाम को चंडीगढ़ के स्थित पंजाब भवन में इस बैठक का आयोजन होगा। तो बिल्कुल आपको बता दें कि बीकेयू और एसकेएम के नेताओं की बातचीत होगी और इसमें पंजाब सरकार के अंदर जो कृषि मंत्री है, एग्रीकल्चरल मिनिस्टर, उन्होंने तमाम किसान नेताओं को यहां पर आमंत्रित किया है ताकि उनसे बातचीत की जाए और बीच का रास्ता कुछ निकालने की कोशिश की जाए। देखिए, 2 दिन पहले हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई थी किस तरीके से सरकार द्वारा इन किसानों के आशियाने उजाड़े गए। शंभू बॉर्डर और साथ ही साथ जो खन्नौरी बॉर्डर पर पिछले 13 महीनों से 13 सूत्रीय मांगों को लेकर लगातार किसान धरना प्रदर्शन कर रहे थे। उसमें एमएसपी की मांग है, डॉक्टर स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करने की मांग है, कीटनाशक हो, फर्टिलाइजर्स हो, चाहे बीज हो, इन तमाम चीजों पर मुआवजे की मांग की गई और कुछ अन्य मांगे जो है इन किसानों की हैं। लेकिन इन किसानों के बीच में और साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट और सरकार के बीच में कोई बीच का रास्ता नहीं निकल पा रहा, जिसके बाद कि 13 महीनों से लगातार प्रोटेस्ट कर रहे इन किसानों के आशियाने उजाड़े गए, बुलडोजर का इस्तेमाल किया गया, सभी ये जो यहाँ पर तमाम जो घर बनाए गए थे उनको तोड़ा गया और उसके बाद तस्वीरें कुछ अलग सी सामने आई। कहीं ना कहीं इन किसानों की नाराजगी जाहिर की गई, जिसके बाद कि अब पंजाब सरकार भी पीछे नहीं है और अब पंजाब सरकार ने पंजाब स्थित चंडीगढ़ के अंदर एक जो बैठक है वहां पर 4 बजे के करीब जो है वो बुलाई गई है, जिसमें कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर खुद मौजूद रहने वाले हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर मुख्यमंत्री भगवंत मान की भी अगर बात की जाए तो यहाँ पर बातचीत उनके द्वारा की जाएगी, सरकार द्वारा बातचीत किसानों से की जाएगी, क्योंकि लगातार जो मीटिंग्स हो रही हैं वो बेनतीजा आ रही हैं और ये मांग जो किसानों द्वारा की जा रही है और जो सरकार किसानों को देना चाहती है, उन दोनों पर सहमति बने और कोई नतीजा निकलकर सामने आए, ये एक बड़ी बात है, जिसको लेकर फिलहाल आपको बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा और भारतीय किसान यूनियन के बीच टूटी बातचीत से अब कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुंडिया आगे बढ़ाएंगे और दोनों किसान संगठनों को आज 4 बजे पंजाब भवन में मीटिंग के लिए न्योता दिया गया है। ये बैठक काफी महत्वपूर्ण जो है वो मानी जा रही है, क्यों
क्योंकि कल ही संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक के शंभू खन्नौरी में पिछले 1 साल से लगे मोर्चे को राज्य सरकार ने एक बड़ा ऑपरेशन करते हुए हटा दिया, जिसकी प्रदेश भर में विपक्ष की ओर से आलोचना हो रही है और किसानों के साथ इसे धोखा बताया जा रहा है। अब इसी को लेकर चर्चाएं जो है वो होंगी, बैठक में बातचीत होगी। अब इस बैठक में क्या कुछ निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर फिलहाल दोनों यानी कि संयुक्त किसान मोर्चा और भारतीय किसान यूनियन उग्राहा के बीच जो बातचीत होनी है सरकार के साथ बैठकर, उसमें क्या नतीजा निकलेगा ये देखने वाली बात है। जिस तरीके से इनका आशियाना, जिस तरीके से शिवपन ने कहा कि तोड़ा गया और यहाँ पर सब कुछ हटाया गया, जो खन्नौरी और शंभू बॉर्डर पर आंदोलनकर्ताओं ने लगातार किसान आंदोलन के चलते लगाया था, वहाँ पर ठिकाने जो है उनके द्वारा बना दिए गए थे, उसे एक बहुत बड़ा धोखा बताया गया। अब इस पर बातचीत होगी, बातचीत में नतीजे क्या होंगे ये 4 बजे के बाद पता चलेगा। तो चलिए इसी बीच आगे बढ़ जाएंगे, बात एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की करेंगे, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा बयान जो है वो भ्रष्टाचार के खिलाफ दिया है। आपको बता दें कि अपराध को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति लगातार उत्तर प्रदेश में अपनाई जा रही है। तमाम बातें सीएम योगी आदित्यनाथ ने कही हैं और इतनी बड़ी कार्रवाई की जाएगी कि एक नजीर बन जाएगी, एक सबक जो है सभी लोगों को सिखाया जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर यूपी की कानून व्यवस्था को लेकर सवाल जब खड़े होते हैं तो यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपना बयान देते हुए भी नजर आते हैं, लेकिन इसमें इस बार भ्रष्टाचार हो या फिर अपराध हो, उसके खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति साफ तौर पर कह दिया है कि अपनाई जाएगी। ये बड़ा बयान जो है सीएम योगी की तरफ से सामने आया है और ये भी कहा कि इतनी बड़ी कार्रवाई करेंगे कि एक नजीर जो है बन जाएगी, यानी कि नसीहत जो है अपराधियों के लिए बन जाएगी कि दोबारा कोई भी अपराध करने से पहले वो सोचेंगे कि इसकी सजा और आगे खामियाजा क्या भुगतना पड़ेगा। तो फिलहाल ये बड़ा बयान जो है सीएम योगी की तरफ से दिया गया है और अपराधियों के लिए प्रदेश में कोई जगह नहीं है, ये भी उनकी तरफ से कह दिया गया है। क्योंकि जब यूपी में अगर बात की जाए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, वो सरकार में आए थे, उन्होंने कहा था या अपराध छोड़ो या फिर उत्तर प्रदेश ही छोड़ दो। मैं सभी युवा उद्यमियों से कहना चाहूंगा, या ओडीओपी के अंतर्गत या विश्वकर्मा श्रम सम्मान के अंतर्गत जो युवा या जो भी उद्यमी उत्तर प्रदेश में निवेश करना चाहता है, उन सब से मैं कहना चाहूंगा कि धैर्य के साथ अपने निवेश को आगे बढ़ाएं। सरकार का सिंगल विंडो सिस्टम उनकी मदद करेगा, निवेश सारथी उनकी मदद करेगा। अगर कहीं पर कोई बेईमानी करता है, आप उसकी एक कंप्लेंट केवल मुझे कर दीजिए। भ्रष्टाचार जो घुन की तरह व्यवस्था को खोखला कर रहा है, इस पर बड़े प्रहार की तैयारी के साथ सरकार कार्य करने जा रही है। हमने पहले ही कहा है कि अपराध और अपराधियों के प्रति, भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के प्रति सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम करेगी और उसी जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत मैं आपका आह्वान करने के लिए आया हूं। अगर कोई आपसे कहता है कि लोन दिलाने के नाम पे हम आप पैसा दीजिए, हम पैसा दिलाएंगे, कतई विश्वास मत करिए। सरकार के पोर्टल पर जाइए। अगर कोई आपसे अनावश्यक रूप से धनराशि की मांग करता है, आप उसकी शिकायत करिए, हम उसकी जांच करवा करके जवाबदेही तय करवा देंगे वहां पे। और याद रखना, जो गलत तरीके से आपसे पैसे की डिमांड करेगा, याद रखना, मुझे लगता है कि वह व्यक्ति अंतिम उस परिवार की सर्विस होगी, उसके बाद फिर कभी कोई सरकारी सेवा में आने वाला नहीं है, फिर उसके बाद कभी उसको अवसर नहीं मिलने वाला है। इतनी बड़ी कार्रवाई कर देंगे कि वह एक नजीर बन जाएगी। और बहनों और भाइयों, ये घुन को समाप्त करने की आवश्यकता है, सख्ती के साथ इससे लड़ने की आवश्यकता है। और ये तभी हो सकता है जब समाज सरकार के साथ खड़े होकर के इससे लड़ने के जज्बे के साथ तैयार हो सके। आपका विकास आपके लिए है, आने वाली पीढ़ी के लिए है, उसका कोई विकल्प नहीं हो सकता। हमें ऐसा अवसर वहां पे प्रदान करना चाहिए, ऐसे अवसर सृजित करने चाहिए आने वाली पीढ़ी के लिए। आपके द्वारा तैयार किया गया वातावरण एक स्मरणीय बन जाए।
आपके प्रति उनके मन में स्वतः श्रद्धा का भाव पैदा हो जाए। मैं सभी युवा उद्यमियों से कहना चाहूंगा, तो आपने सुना किस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने भ्रष्टाचार को लेकर एक बड़ा महत्वपूर्ण बयान दिया है। अब हमारे साथ रजा अब्बास ज्वाइन कर चुके हमारे संवाददाता उत्तर प्रदेश से, उनसे जानेंगे और क्या कुछ उन्होंने कहा है। बिल्कुल, रजा हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। रजा, लगातार जीरो टॉलरेंस की नीति जो है वो अपनाई जा रही है पूरे उत्तर प्रदेश में। अब भ्रष्टाचार को लेकर एक बड़ा महत्वपूर्ण बयान जो है वो यहाँ पर दिया गया है। क्या कुछ जानकारी है आपके पास अधिक इसको लेकर? तो बिल्कुल आपको बता दें कि यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बहुत ही बड़ा बयान, महत्वपूर्ण बयान जो है वो दिया है और कहा गया है कि अपराध के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी और अपराधियों के लिए प्रदेश में कोई जगह नहीं है। जैसे कि रूपाली ने कहा कि या तो भ्रष्टाचार छोड़ो, जो असामाजिक तत्व है उन्हें या तो भ्रष्टाचार छोड़ना होगा, ये गलत हरकतें छोड़नी होगी, या फिर उन्हें उत्तर प्रदेश छोड़ना होगा। भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के प्रति सरकार जो है वो जीरो टॉलरेंस की जो नीति है वो अपना रही है और इसके तहत काम कर रही है। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मजबूत करने के लिए लगातार उत्तर प्रदेश में तमाम जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो लगातार काम कर रही हैं। बिल्कुल, यहाँ पर अपराधियों के लिए प्रदेश में कोई जगह नहीं है और ये कानून व्यवस्था पर सवाल उठे उससे पहले खुद सीएम योगी लगातार अपराधियों को लेकर बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ एक बार फिर से रजा अब्बास जुड़ चुके हैं, रजा से जानकारी लेंगे। रजा, यहाँ पर उत्तर प्रदेश को लेकर अगर बात की जाए तो क्राइम की खबरें आए दिन सामने आती है, लेकिन यहाँ सीएम योगी का भी बयान हर बार सामने आया है। इवन सरकार बनने के वक्त भी यह कहा था, या तो अपराध छोड़ो या तो उत्तर प्रदेश छोड़ो। जाहिर सी बात है, योगी आदित्यनाथ अपनी छवि को ये दिखाना चाहते हैं, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने वाला मैं मुख्यमंत्री हूँ और किसी तरीके से अपराध को बर्दाश्त नहीं करूंगा। मगर कहीं ना कहीं अपराध कुछ दिनों से ज्यादा बढ़ा है उत्तर प्रदेश में, खासतौर पर राजधानी लखनऊ में अपराध बढ़ गया है। मगर योगी आदित्यनाथ बहुत जल्द कंट्रोल कर लेते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने समीक्षा बैठक अभी कुछ दिन पहले लॉ एंड ऑर्डर को लेकर डीजीपी एलओ के साथ की थी। मगर सबसे अहम चीज ये है कि उत्तर प्रदेश में कोई भी अपराधी अगर पकड़ा जाता है उसको सजा जो है वो बाकायदा पुलिस के जरिए से मिलती है। और खासतौर पे जो गुंडा एक्ट की कार्रवाई है, अगर देखा जाए दूसरे प्रदेशों के मुकाबले में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में की गई है और तमाम मुकदमे योजित किए गए हैं न्यायालय में। तो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ की तरफ से जो फ्रंट फुट पे वो खेलते हैं अपराधियों के खिलाफ, वो जाहिर सी बात है उनकी मंशा बिल्कुल साफ है कि उत्तर प्रदेश में अगर रहना है तो अपराध नहीं करना, नहीं तो दूसरे प्रदेश चले जाओ, दूसरे शहरों में चले जाओ। तो एक अहम बात यह है कि फिलहाल जो 3-4 महीने से क्राइम रेशियो उत्तर प्रदेश का बढ़ा है, इसकी वजह से बहुत चिंतित है उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री। जाहिर सी बात है कि इस तरह के बयान देके वो अभी उसी छवि को कम बैक करना चाहते हैं। बिल्कुल रजा, एक चीज़ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सामने आ रही है, क्योंकि ऑलरेडी पूरे उत्तर प्रदेश में बुलडोज़र बाबा का एक्शन लगातार देखने को मिल रहा है। कई लोगों के खिलाफ बुलडोज़र का एक्शन हमने देखा है, चाहे वो भ्रष्टाचारी हो या फिर ड्रग्स में सम्मिलित लोग हो या फिर जिन्होंने अवैध अतिक्रमण किया है, अलग अलग तरीके से उन पर एक्शन लिया जा रहा है। लेकिन अब भ्रष्टाचारियों के खिलाफ और कौन सी रणनीति जो है वो अपनाई जाएगी? आपको क्या कुछ लगता है उत्तर प्रदेश में किस और इशारा कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ? देखिए, आपको एक बहुत अहम बात बता दें कि अभी के अभिषेक प्रकाश जो बड़े वरिष्ठ आईएएस थे, यूपीएसआईडीसी में सीईओ थे, उनको भी निलंबित किया है। बहुत सी जमीन के जो अधिग्रहण में उनका आरोप था। उसके बाद खासतौर पे जो सोलर प्लांट का काम था, जिसको टेंडर को लेके उन्हीं का एक आदमी 5% की कमीशन मांग रहा था, जिसमें जांच हुई और तत्काल प्रभाव से उनको निलंबित कर दिया। 2006 के बैच के आईएएस थे और लखनऊ में 2 वर्ष तक वो डीएम थे, कोरोना काल में डीएम थे। तो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ ऐसे सख्त डिसीजन देने के लिए। ठीक है रजा, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। रजा अब्बास यहाँ पर ज्वाइन कर चुके हैं और हमने सुना किस तरीके से योगी आदित्यनाथ जो है वो जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने की बातें कर रहे हैं। इसी बीच अब बात दिल्ली को लेकर होगी, जहां पर दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष के मुख्य सचिव जो हैं उनको चिट्ठी लिखी गई है। और आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्य सचिव धर्मेंद्र को चिट्ठी लिखी गई है। प्रोटोकॉल और प्रक्रियाओं का सही तरीके से पालन किया जाए, ये तमाम बातें इस चिट्ठी में लिखी गई हैं। बिल्कुल, आपको बता दें कि फिलहाल ये दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष ने मुख्य सचिव को चिट्ठी लिखी है, जहां पर अधिकारियों पर फोन चिट्ठी का संज्ञान न लेने का आरोप जो है वो लगाया गया है। और विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने दिल्ली के मुख्य सचिव
धर्मेंद्र को चिट्ठी लिखकर कहा कि वो सभी विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों का सेंसिटाइज करके ये सुनिश्चित करें कि विधानसभा के सदस्यों और सरकारी अपराधियों के बीच संचार के प्रोटोकॉल और प्रक्रियाओं का सही तरीके से पालन हो। आपको बता दें ये चिट्ठी जो है कुछ दिन पहले लिखी गई थी और इस चिट्ठी में स्पीकर ने चीफ सेक्रेटरी को भी कुछ बातें जो है वो बताई थी। तो बिल्कुल आपको बता दें कि ये चिट्ठी बुधवार को लिखी गई थी और इस चिट्ठी में स्पीकर ने चीफ सेक्रेटरी को बताया कि कुछ ऐसे मामले उनके संज्ञान में आए हैं जिनमें कि विधानसभा के अध्यक्षों की जो चिट्ठी है या फिर फोन कॉल है या फिर मैसेजेस हैं, उन पर संबंधित अधिकारियों ने कोई संज्ञान नहीं लिया, जिसकी वजह से कि अब इस चिट्ठी लिखने पर उन्हें मजबूर होना पड़ा। तो आपको बता दें कि अधिकारियों ने कुछ फोन कॉल्स नहीं उठाए, कुछ मैसेजेस का रिप्लाई नहीं किया, जिसकी वजह से कि अब ये चिट्ठी जो है वो लिखी गई है। तो चलिए इसी बीच अब बात छत्तीसगढ़ की होगी, जहां पर नक्सलवादियों के खिलाफ लगातार जो ऑपरेशन है वो जारी है। आपको बता दें कि रायपुर में भी आज बीजेपी के द्वारा जो है वो बड़ी बैठक की जाएगी, जहां पर संगठनात्मक विषयों पर भी बैठक में चर्चाएं देखने को मिल सकती है। बिल्कुल, यहाँ पर आपको बता दें कि प्रधानमंत्री के दौरे के मद्देनजर भी चर्चा जो है वो की जाएगी। छत्तीसगढ़ का उनका दौरा जो है वो कुछ दिनों में रहने वाला है। फिलहाल यहाँ पर 30 मार्च को प्रधानमंत्री का छत्तीसगढ़ का प्रस्तावित दौरा जो है वो कहा जा रहा है और इसमें तैयारियां किस तरीके से हो और कहां-कहां उन्हें जाना है उसको लेकर सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाए, उन सभी को लेकर भी चर्चा इसमें की जाएगी। बैठक में बातचीत होगी। फिलहाल उप मुख्यमंत्री अरुण साव की अगर बात की जाए तो उन्होंने कहा है कि भाजपा की ये बड़ी बैठक आज प्रदेश कार्यालय में होने वाली है और निकाय चुनाव और पंचायती चुनाव में ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी को मिलने के बाद ये पहली बैठक है और ये प्रधानमंत्री का दौरा भी है। तो यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण ये बैठक है जहाँ पर जीत को लेकर बातचीत होगी, आगे किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी काम करेगी, किन एजेंडों को लेकर जो वादे पूरे किए करने हैं उनको लेकर किस तरीके से जनता के बीच जाएगी, इन सभी पर इस बैठक में चर्चा होगी, तभी ये काफी ज्यादा जरूरी मानी जा रही है। तो बिल्कुल आपको बता दें कि आने वाले 30 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा प्रस्तावित किया गया है। छत्तीसगढ़ में वो पहुंचेंगे और कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी बैठक आज प्रदेश कार्यालय में होने वाली है। निकाय के चुनाव और पंचायत चुनाव में ऐतिहासिक जीत मिलने के बाद ये पहली बैठक है, तो निश्चित रूप से चुनाव के परिणाम को लेकर चर्चा होगी। आने वाले समय में 30 मार्च को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का दौरा प्रस्तावित है, उससे भी लेकर चर्चा होगी और अन्य जो संगठनात्मक विषय है उन सारे विषयों पर चर्चा इस बैठक में होगी। हमारे संवाददाता शंभू राही हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं इस हवाले से अपडेट करने के लिए। शंभू, आप बताइएगा किस तरीके की तैयारियां चल रही हैं, क्योंकि 30 मार्च को एक अहम दौरा प्रस्तावित किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। शंभू के साथ फिलहाल संपर्क नहीं हो पा रहा है, बहुत जल्द उनसे एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि रायपुर छत्तीसगढ़ में उप मुख्यमंत्री अरुण साव की बात की जाए या फिर अगर हम मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की बात करें तो ये तमाम बड़े आला अधिकारी, बड़े नेता जो हैं इस बैठक में शामिल होने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी बैठक आज होगी और प्रदेश कार्यालय में अहम बैठक होगी और तमाम चीजों पर चर्चाएं होंगी, क्योंकि 30 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तो इस तमाम चीजों को लेकर इनके मद्देनजर मीटिंग होगी। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको बता दें कि ये बैठक आज छत्तीसगढ़ के प्रदेश कार्यालय में ही होगी, जिसको लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा है कि भाजपा की काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट मीटिंग है। हमारे साथ शंभू राही जुड़ चुके हैं, संवाददाता हमारे। शंभू, बताइएगा क्या कुछ जानकारी है बैठक के हवाले से, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण है, एक तरफ निकाय चुनाव और पंचायती चुनाव की जीत के बाद और दूसरा प्रधानमंत्री का दौरा। बिल्कुल बताना चाहूंगा, देखिए कि एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो बिलासपुर के मोरा भाटा में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और थोड़ा सा मैं ये ब्रीफ बताना चाहूंगा। बड़ी तैयारियां भाजपा के द्वारा चल रही है। लगभग 30 लाख स्क्वायर फीट के विशाल एक पंडाल जो है बनाया जा रहा है। काफी लंबे समय के बाद
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो छत्तीसगढ़ दौरा कर रहे हैं, खास करके इस पे जो है 2 लाख से अधिक लोगों की जुटने की संभावना है और भाजपा जोरों से तैयारी करी। उसी तैयारियों को लेकर के आज जो है बीजेपी कार्यालय के एकांत जो है उद्धव ठाकरे जो प्रदेश कार्यालय में एक बड़ी बैठक जो है आयोजित की गई है। बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, प्रदेश प्रभारी बीजेपी के जो है नितिन नवीन सहित जो है कांग्रेस के प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, तमाम जो बड़े नेता इस बैठक में शामिल होंगे और तैयारियों को लेकर के इस बैठक में खास करके चर्चा होगी। इसके साथ ही इस बैठक में इस विषय को लेकर चर्चा की जा रही है, बड़ी जीत छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और निकाय चुनाव में बीजेपी को मिली है, इन विषयों को लेकर के भी जो चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही बड़ी बात यह है कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के भी चर्चा की बात इस पे हो सकती है। इसके साथ ही लंबे समय से जो है यहाँ पर नगर निगम जो उसका निकाल है उसको लेकर के जो है भी चर्चा की जा सकती है। ठीक है शंभू, यहाँ पर बताइए कि कौन कौन से और नेता है जो वहाँ पर अंदाजा लगाया जा रहा है कि वो रह सकते हैं, और बैठक में यहाँ पर फिलहाल किन चीजों को लेकर बात होगी, क्योंकि निकाय चुनाव जीत चुके हैं, पंचायती चुनाव जीत चुके हैं, तो आगे जो मैनिफेस्टो में वादे किए हैं या जिन रणनीति पर भारतीय जनता पार्टी ने काम कर जीत हासिल की है उनको लेकर भी चर्चा होगी। बिल्कुल बताना चाहूंगा, ये खास करके जीत के बाद एक बड़ी बैठक जो है भाजपा के द्वारा आयोजित की जा रही है, तो खास करके इस बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बैठक में शामिल होंगे और इस बैठक में प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन जो बीजेपी के प्रभारी है वो रहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष किरण देव साय सहित जो बड़े बड़े जो बीजेपी के नेता हैं ये तमाम जो बैठक में मौजूद रहेंगे। खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर के इस पर चर्चा होगी। इसके साथ ही आने वाले समय में जिस तरीके से जीत मिली, इस जीत को लेकर के भी चर्चा होगी और जिस तरीके से भाजपा ने अपने मैनिफेस्टो में जो बात कही थी आने वाले जनता से जो की है उस पर कैसे काम हो रहा है। लगभग 1.5 साल से ज्यादा हो गए सरकार के कार्यकाल को, तो उस पर किस तरीके से काम हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अब देखने वाली बात है कि क्या कुछ बैठक में निकलकर सामने आता है। शंभू, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानने के लिए। तो फिलहाल यहाँ पर छत्तीसगढ़ का काफी अहम दौरा जो है प्रधानमंत्री का रहने वाला है। आगे बढ़ेंगे जहां पर बिहार को लेकर बात होगी और बिहार में बदमाशों के बीच बिल्कुल भी खौफ जो है वो पुलिस का नजर नहीं आ रहा है। आपको बता दें यहाँ केंद्रीय मंत्री राजभूषण निषाद के मामा पर हमला हुआ है, जहां पर बेगूसराय में केंद्रीय मंत्री के मामा को गोली मारी गई है और फिलहाल हालत गंभीर भी है। तो बिल्कुल उनके पाँव में 2 गोलियां लगी हैं और उन्हें फिलहाल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। ये तस्वीरें सीधे अस्पताल से आपको दिखा रहे हैं जहां पर कि बेगूसराय में केंद्रीय मंत्री के मामा पर गोली जो है वो बरसाई गई है और केंद्रीय मंत्री राजभूषण निषाद के ये मामा की तस्वीर है। और बिहार में अब लगातार एक बार फिर से इन बदमाशों का आतंक लगातार बढ़ रहा है। हमने बीते कल भी आपको अपडेट किया था किस तरीके से एक केंद्रीय मंत्री के 2 भांजों के बीच में झड़प हुई, लड़ाई हुई, एक भांजे की मृत्यु हो गई, दूसरा भांजा गंभीर रूप से घायल हुआ। जिसके बाद एक और बड़ी खबर आज सामने आ रही है, बेगूसराय में केंद्रीय मंत्री के मामा पर गोली मारी गई है और उनके दोनों पांव में गोली लग गई है और 2 गोलियां जो है वो उन्हें लगी है। और आपको बता दें कि यहाँ पर बिहार में बदमाश अब पुलिस के भी खौफ में बिल्कुल भी नहीं है। और क्राइम रेट की बात की जाए तो लगातार बढ़ रहा है। बिहार में कुछ इस तरीके की घटनाएं लगातार पेश आ रही हैं। तो आपको बता दें कि यहाँ पर बाइक सवार 3 बदमाशों ने केंद्रीय जल संसाधन मंत्री डॉक्टर राजभूषण चौधरी निषाद के चचेरे मामा को गोली मारकर जख्मी कर दिया। और ये घटना में भरत सानी के यहाँ पर 48 एज जो है उनकी बताई जा रही है। मलिक सानी के पाँव में 2 गोलियां लगी हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको बता दें कि चोरिया बरियापुर थाना क्षेत्र के कुंभी गांव की ये पूरी घटना है, जहां पर बात की जाए केंद्रीय मंत्री यानी कि राजभूषण निषाद, उनके मामा पर गोली चली, पैर पे 2 गोलियां लगी, उसके बाद अस्पताल उन्हें भर्ती करवाया गया। और क्राइम को लेकर अगर बात की जाए तो बिहार अब कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है। तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे, एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के हवाले से बात करेंगे जहां पर कि एक मेले का आयोजन किया जाएगा, लेकिन इस मेले का विरोध अभी से शुरू हो चुका है। बता दें कि संभल के बाद मुरादाबाद में नेजा के मेले का जो विरोध प्रदर्शन है उसके खिलाफ शुरू हो चुका है और मांग को लेकर एसडीएम को एक ज्ञापन भी सौंपा गया है। तो
बिल्कुल, यहाँ पर आपको बता दें कि फिलहाल हिंदू संगठनों ने मेले पर रोक लगाने की मांग की। संभल के बाद मुरादाबाद में नेजा मेले का विरोध किया गया, जहां पर संभल में अगर बात की जाए तो लगातार मस्जिद का विवाद चल रहा था और फिलहाल इसी को लेकर एसडीएम को एक ज्ञापन सौंपा गया। तो आपको बता दें संभल के बाद अब मुरादाबाद में भी नेजा मेले का विरोध शुरू हो चुका है और हिंदू संगठन के नेता मेले पर रोक लगाने के लिए मांग को लेकर अब एसडीएम के पास पहुंचे और यहां पर एसडीएम को एक ज्ञापन भी सौंपा गया। हिंदू संगठन के लोगों ने सैयद सालार मसूद गाजी को आक्रांता बताते हुए उसके नाम से किसी भी आयोजन पर आपत्ति जो है वो उठा दी है। विजेंद्र सिंह हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। विजेंद्र, आपसे पूरी जानकारी लेंगे। पहले संभल में इस नेजा मेले को लेकर विरोध प्रदर्शन हुआ और अब दूसरी जगह पर भी इसको लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुका है। पूरी जानकारी बताइएगा, क्या कारण है कि इस मेले का आयोजन करने पर विरोध हो रहा है? पूरी तरह से सुर्खियों में है और उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश में सुर्खियों में है और लगातार संभल को लेकर जो चीजें हैं वो निकल कर आ रही हैं। जिस तरह से यहाँ पर जो सैयद मसूद गाजी है, इसके याद में जो मेला लगता था यहाँ पर, उसको लेकर एडिशनल एसपी ने कहा कि किसी भी तरह से जो चोर और लुटेरा है उसकी याद में अब मेला नहीं लगेगा नेजा का। ये नेजा के मेले को लेकर कहानी शुरू हुई है। जिस तरह से संभल में रोक लगी है उसी तरह तक अब बिलारी तहसील के इस्तावला गांव में अब इसकी रोक की मांग चल रही है, क्योंकि यहाँ दरगाह है, इसकी माजी है इसकी, और इसकी दरगाह पर मेला लगता था। अब उसी मेले को रोकने की मांग की जा रही है। हिंदू पक्ष ने एक ज्ञापन दिया है कि अब यहाँ पर भी दरगाह पर मेला ना लगे। हालांकि मैं आपको बता दूं, जो स्थानीय निवासी हैं वो हिंदू हो या मुसलमान, वो मेले की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है, अगर सरकार चाहे तो बंद करा सकती है। अगर मुस्लिम लोगों का दावा है कि यहाँ 116-17 सालों से मेला लगता है, मेला लगना चाहिए और इसको नहीं रोका जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ के हिंदू मुस्लिम जो सौहार्द है वो बना हुआ है और लगातार यहाँ पर मेला लगता है और हमें जो है आपस में भाईचारा जो है मेहमान नवाजी का मौका मिलता है। लेकिन जो उपजिला अधिकारी है बिलारी के, उन्होंने कहा है कि मुरादाबाद मंडल में किसी भी तरह की कानून व्यवस्था की जो चीज है वो खड़ी ना हो, कानून व्यवस्था ना बिगड़े, इस पर ध्यान रखते हुए प्रशासन की मरूफ एलआईयू की रिपोर्ट मांगी गई है, उसके आधार पर ही परमिशन दी जाएगी। जी, यहाँ पर विजेंद्र सवाल ये भी बनता है कि लंबे समय से जो मेले की प्रथा चली आ रही है उसे बंद क्यों किया जाए। दूसरी बात ये कि कुछ दिन पहले होली थी, तब आपसी सौहार्द जो है वो बनाकर यहाँ पर होली का त्योहार और जुम्मे की नमाज पढ़ी गई। अब मेले पर रोक लगाने की बात क्यों आ रही है? देखिए, अगर इस तरह की जो चीज है, हालांकि हम आपको बता दें जमीनी स्तर पर अगर हिंदू मुस्लिम दोनों ही मेला लगवाना चाहते हैं तो सरकार को इस पर सोचना चाहिए, प्रशासन को इस पर सोचना चाहिए। जब स्थानीय लोगों को कोई दिक्कत नहीं है तो बाहरी लोगों के अनुसार, जो बाहरी लोग हैं या फिर जो राजनीति से जुड़े हो उनके अनुसार इस मेले को जो आयोजन है उसका सोच समझ कर ही बंद कराना चाहिए, क्योंकि इस तरह की जो चीजें हैं यही नहीं अब पूरे देश में इस चीजें फैलने वाली है। क्योंकि संभल के आधार पर अब बिलारी में मांग उठी है, अन्य भी मांग उठेंगे और इस तरह के आयोजन पर अगर रोक लगेगी तो कहीं ना कहीं जो भाईचारा है, जो गंगा जमुनी तहजीब है, उस पर जरूर असर पड़ेगा। हालांकि ये राजनीतिक चीज है, राजनीतिक लोग जो बेहतर इसको भुनाना जानते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर प्रशासन को ये देखना चाहिए कि किस तरह से। ठीक है विजेंद्र, अब इन तमाम चीजों को लेकर प्रशासन को अहम फैसला लेने की जरूरत है कि आखिरकार ये मेला किन जगहों पर आयोजित होगा। इसी बीच अब आपको अयोध्या ले चलेंगे, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा एक कार्यक्रम में शिरकत की गई है। क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आपको बताएंगे, लेकिन अभी फिलहाल वो विराजमान है और तमाम बड़े नेता और आला अधिकारी उनके साथ मौजूद है। आत्मविश्वास और वित्तीय सपनों को साकार करने का अवसर दिया है। ये प्रदेश तो ये तस्वीरें आपको बता रहे हैं जहां पर शरण वितरण कार्यक्रम और प्रदर्शनी, एक एग्जीबिशन का आयोजन जो है वो अयोध्या में किया गया है, जिसमें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रतिभाग किया है और इस दौरान उनके साथ कई बड़े चेहरे, प्रतिष्ठित चेहरे उत्तर प्रदेश के पहुंचे हैं और इस दौरान शरण वितरण किया जाएगा और ये कार्यक्रम का आयोजन जो है उत्तर प्रदेश के अयोध्या रामनगरी में किया गया है।
तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर उद्यमियों के लिए एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया है, ऋण वितरण कार्यक्रम और प्रदर्शनी। और अयोध्या में श्री राम लला की जन्मभूमि पर इसका आयोजन किया गया है, जिसमें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी शिरकत की है। और ये बड़े जो है वो इन उद्यमियों को बांटे जा रहे हैं और खास उद्यमियों के लिए ही आयोजन किया गया है। तो बिल्कुल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक एक करके सभी को ये चेक दिया जा रहा है, ये अमाउंट दिए जा रहे हैं। और ये कार्यक्रम जो है उन्हीं के लिए आयोजित किया गया था, जहाँ पर ऋण वितरण कार्यक्रम और प्रदर्शनी जो है सांस्कृतिक प्रदर्शनी वो भी दिखाई गई अयोध्या को लेकर। और सीएम योगी यहाँ पर आप देखिए कि अब बैग्स जो है वो सभी उद्यमियों को दे रहे हैं। एक एक करके इस कार्यक्रम में जितने भी उद्यमी आए हैं उन्हीं के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और अब आप देखिए कि किस तरीके से प्रदर्शनी जो है वो की जा रही थी और यहाँ पर योगी आदित्यनाथ शिरकत किए हुए थे। तो चलिए फिलहाल के लिए न्यूज़ रूम लाइव में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।